देखिए बेटा, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेसिकली है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना? मैं बीच में आपसे पूछता रहूँगा तो मुझे आपने बताना है। ठीक है? चैट में आंसर दे सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, मेरी आवाज़ कट जाए तो आप बीच में मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ठीक है? छोटा-सा टॉपिक है, इसको कर भी लेंगे और इसके एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर और बिज़नेस 2 सेपरेट एंटिटी हैं। वैसे बिज़नेस तो ओनर का ही होता है, ठीक है? तो एक सवाल पैदा होता है, जब बिज़नेस ओनर का ही है, तो जब ओनर कैश डिपॉज़िट करता है, तो हम क्या करते हैं? जब ओनर बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कैश को क्या करते हैं? डेबिट और कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। लेकिन अगर आप ओनर के एंगल से सोचें, तो ओनर की जेब से तो पैसा जा रहा है, ओनर के पॉकेट से तो पैसे जा रहे हैं। तो हमें तो कैश को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कैश को डेबिट करते हैं। व्हाई? ये बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिज़नेस और ओनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज़। तो ओनर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बिज़नेस के अंदर, आपने बिज़नेस के एंगल से सोचना है, ना कि ओनर के एंगल से। तो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है और वो पैसा ओनर दे रहा है, तो भले ओनर की जेब से जा रहा हो, बिज़नेस में आ रहा है तो हम कैश को करेंगे डेबिट। इसी तरीके से ओनर ड्राइंग करता है, तो ओनर के एंगल से हम सोचे तो पैसा तो ओनर के पास आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कैश या बैंक क्रेडिट करते हैं। व्हाई? बिज़नेस के एंगल से सोचें तो बिज़नेस से पैसा जा रहा है। हम ओनर को सेपरेट एंटिटी कहते हैं। ठीक है? तो उसको हम क्या करते हैं, कैश या बैंक को हम करते हैं क्रेडिट और ओनर के कैपिटल को डेबिट करने के बजाय हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। ये कॉन्ट्रा होता है कैपिटल का। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है कि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर और बिज़नेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज़। तो हम कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। हम ड्राइंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक? अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं और हिस्टोरिक कॉस्ट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इनिशियली जब भी आप कोई चीज़ बाय करेंगे, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इनिशियली जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, फॉर सपोज़ इन्वेंट्री बाय करने जाते हैं, तो एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है और दूसरी उस इन्वेंट्री को आगे आपने सेल करना है, उसकी होती है सेलिंग प्राइस। तो क्या किया जाए? इन्वेंट्री को कॉस्ट पे लिखा जाए या उसकी सेलिंग प्राइस पे लिखा जाए? इनिशियली आपने इन्वेंट्री इसलिए बाय की कि मैं इसको आगे बेचूँगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है आप कोई भी एसेट बाय करें, भले आपने उसको आगे बेचना हो, इवन उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, आपने इनिशियली हर चीज़ को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट का मतलब ये है, जो आपको पे करना पड़ेगा उसको बाय करने की सूरत में। ठीक है ना? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है, इनिशियली चाहे नॉन करंट एसेट बाय करना हो, चाहे इन्वेंटरी बाय करना हो, आपने हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। इसका एमसीक्यू ऐसे आ सकता है, अगर पेपर में वो बोले कि मेरे पास एक इन्वेंटरी है और मेरा अकाउंटेंट कह रहा है इन्वेंटरी को कॉस्ट पे लिखने की बजाय हमें सेलिंग प्राइस पे लिखना चाहिए। जो भी इन्वेंटरी हम बाय करते हैं, उसको कॉस्ट पे लिखने की बजाय सेलिंग प्राइस पे लिखना चाहिए। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? ये आपके हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है बेटा? कोई इश्यू इस कॉन्सेप्ट में? ओके। उसके बाद आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म के अंदर मेजर कर सकें। मतलब हमारे पास उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू मौजूद हो और वो मॉनेटरी वैल्यू हम रिलायबली मेजर कर सकें, मतलब हमें परेशानी नहीं हो, उस पैसे का प्रूफ हो। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपने कोई गाड़ी बाई की, आप कार को डेबिट करेंगे। ठीक है? कितने से डेबिट करेंगे? एक अमाउंट होगा ना। फॉर सपोज आपने अमाउंट लिखा 1 लाख। तो व्हाई यू आर राइटिंग 1 लाख? क्योंकि वो कार आपको 1 लाख की पड़ी थी। आपके पास जो बिल है वो मौजूद है। उस बिल में लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस और आपने 1 लाख रुपीस पे किए हैं। आपने एक इन्वेंट्री बाय की, ठीक है? आपने एक इन्वेंट्री बाय की, ठीक है? फॉर सपोज जब हम इन्वेंट्री बाय करते हैं, हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। तो ज़ाहिर है मैं एक अमाउंट लिखूँगा परचेजेस में, तो मैंने अमाउंट जाके लिखा फॉर सपोज 8000। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास बिल मौजूद है, इनवॉइस मौजूद है और 8000 रुपए मुझे पे करने होंगे। तो ये जो मॉनेटरी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8000, ये जो मैं यहाँ 1 लाख लिख रहा हूँ और कार को डेबिट कर रहा हूँ, परचेज़ को डेबिट कर रहा हूँ, इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट। अच्छा सर,
चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हुई, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास एसेट्स हों या हम कह दें कि भाई उनसे हमें बेनिफिट होंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करते? ऐसा है, ऐसा है। आप वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं। वर्कर को ट्रेनिंग देने से उसकी प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा होता है। वर्कर को जब आप ट्रेनिंग देते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा होता है। मतलब वो अच्छा काम करता है, वो बेटर काम करता है। तो मैं प्रोडक्टिविटी के नाम से एक एसेट बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूँ। मैं एक एसेट बना दूँ प्रोडक्टिविटी के नाम से, ह्यूमन एसेट के नाम से, कि भाई मेरे वर्कर जो हैं ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव हैं, ज़्यादा स्किलफुल हैं, इस नाम से एक एसेट बना दूँ अपनी तरफ से। मसला ये आता है, आप वैल्यू क्या दोगे? क्योंकि आपको वर्कर हम जब किसी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं ना, फॉर सपोज़ मैं 1 लाख से रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे ज़हन में होता है कि भाई मैंने 1 लाख का खरीदा है, तो ये 1 लाख का फ़ायदा देगा। आप वो फ़ायदा कैसे मेज़र करेंगे? अगर आपका वर्कर प्रोडक्टिव है, तो आपको वो कितना फ़ायदा देगा, कितने अरसे तक देगा, वो कैसे मेज़र करेंगे? उसकी कोई हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स ही नहीं है हमारे पास। तो मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, ऐसी चीज़ें आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मतलब आपने वर्कर को ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग देने से वर्कर की प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा हो रहा है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन अगर एज़ एन एसेट रिकॉर्ड करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से गुडविल, आपने मेरे ख्याल से पार्टनरशिप में हम आगे नहीं गए। कभी-कभार ये होता है कि 2 बिज़नेस आपस में मर्ज हो जाते हैं। 2 सोल ट्रेडर आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो जब वो आपस में मर्ज होते हैं, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल इन शॉर्ट में आपका फ्यूचर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? फ्यूचर प्रॉफिट होता है। क्या मतलब? एक छोटा सवाल करता हूँ, आपने मिर्ची का नाम सुना होगा, हैदराबाद में मिर्ची 360 का नाम सुना होगा, ठीक है? मिर्ची वालों का जो टोटल बिज़नेस है, फॉर सपोज़ जो उनके पास एसेट्स वग़ैरह हैं, जो माल लगा हुआ है, वो टोटल लगा हुआ है 20 लाख का। जो टोटल एसेट हैं, फर्नीचर हो गया, उनके इक्विपमेंट हो गए, उनके पास सारी चीज़ें हो गई, वो 20 लाख की हैं। कल अगर वो किसी को सेल करें अपना बिज़नेस, तो कितने का सेल करेंगे? 20 लाख का या 20 लाख से ज़्यादा का? जी बेटा, ज़्यादा का। अगर कोई इनको बोले, भाई तुम्हारे पास जितनी चेयरें हैं, तुम्हारे पास जितने इक्विपमेंट हैं, तुमने जितना दुकान पे खर्चा किया, सारा मैं तो पे कर रहा हूँ 20 लाख में, आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? तो वो यही बोलेंगे, भाई हमारे माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, हमारा नाम बन चुका है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आके बैठना है और पैसे काउंट करने हैं। अगर आप नया-नया बिज़नेस सेटअप करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ़र देनी पड़ेगी, फलाँ एंड फलाँ। तो वो क्या करेंगे, 20 लाख के बजाय 25 लाख लेंगे। तो ये जो 5 लाख ऊपर ले रहे हैं आपसे, ये जो 5 लाख ऊपर से ले रहे हैं, इसको प्यार से कहते हैं गुडविल। आप जो 5 लाख ऊपर पे करेंगे ना बिज़नेस बाय करते वक़्त, आप उनकी गुडविल के पैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो कभी-कभार क्या होता है कि हमारे कोर्स में नहीं है वैसे, 2 बिज़नेस जब मर्ज हो रहे होते हैं, दोनों पहले सोल ट्रेडर थे, अब पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि हमारा बिज़नेस ग्रो करे। तो वो लोग क्या करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट करवाते हैं, ठीक है? तो गुडविल वैसे क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, गौर से सुनिएगा, गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये फिज़िकली एक्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आपका फ्यूचर का प्रॉफिट है, आपका नाम अच्छा है, आपके पास अच्छे कस्टमर्स हैं, आपकी रेपुटेशन है मार्केट में, आपके सप्लायर के साथ ताल्लुकात हैं, आपको बहुत अरसा हो चुका है, जैसे हमारे पास बॉम्बे बेकरी है। तो ये गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, फिज़िकली एक्जिस्ट नहीं करता, दिखता नहीं है। जिस तरह नॉन करंट एसेट होता है ना, मशीन जो दिख रही होती है, फिज़िकली एक्जिस्ट करती है, इस तरह एक्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये गुडविल आपको, ठीक है, आप एडजस्टमेंट करो, लेकिन गुडविल को एज़ एन एसेट नहीं दिखा सकते, उसको रिमूव कर देना चाहिए। क्यों? मनी मैनेजमेंट इसलिए कहता है कि आपने गुडविल लिखी 5 लाख, फॉर सपोज़ मिर्ची ने आज लिखी अपनी गुडविल 5 लाख। क्या ख़्याल है उसका फ्यूचर का प्रॉफिट हमेशा 5 लाख ही होगा। कल अगर कोई इसके पास उसका बिज़नेस खरीदने आए, फॉर सपोज़ आज एक बंदा बिज़नेस खरीदने आया, उसके पास माल लगा हुआ था 20 लाख, वो अपनी वैल्यू कितनी बताएगा? 25 लाख। 5 साल बाद कोई उसके पास आया, उसका बिज़नेस खरीदने, क्या वो वही 25 लाख बताएगा? 4 साल बाद कोई आया, क्या वो 25 लाख बताएगा? नो, वो चेंज होती रहती है। तो एक रिलायबल सोर्स नहीं है हमारे पास। तो मनी मेजरमेंट कौन सा करें, ये जो अपनी तरफ से आप गुडविल रिकॉर्ड करते हैं, अपनी तरफ से अपने जहन से आप करते हैं, आपको ये रिमूव कर देना होगा। ये कौन कह रहा होता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है उस वैल्यू की। तो अगर हम वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, या हमारे पास कोई गुडविल है, या हमने क्या नाम है, कोई कोई प्रोग्राम करवाया था और उससे हमारे वर्कर की क्वालिटी में बेहतरी आ गई, हमारे वर्कर्स के क्या नाम है एफर्ट्स में बेहतरी आ गई, उस बेहतरी को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ये रिलायबली हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई रिलायबल सोर्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, दैट्स इट।
तो इसके एमसीक्यू में ये ट्रेनिंग, गुडविल, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अच्छा, गोइंग कंसर्न बाद में समझा रहा हूँ, पहले कंसिस्टेंसी समझा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप एक पॉलिसी आपने अप्लाई की तो आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। क्या मतलब है? फॉर सपोज नॉन करंट एसेट पे आप लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, नॉन करंट पे आप लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कहता है, आपने सोचा कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है, ठीक है। मैंने अगर रिड्यूसिंग बैलेंस, या फॉर सपोज आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं, आपको पता चला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ एसएलएम में। एसएलएम से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब मेरी डेप्शन कम हो जाएगी। आरबीएम क्या करता है, शुरू में ज्यादा डेप्शन रिकॉर्ड करता है, एसएलएम क्या करता है, इक्वल रिकॉर्ड करता है। तो आपने कहा मैंने एक एसेट खरीदा है, अगर मैं आरबीएम लगाऊंगा तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आप आरबीएम ही लगा देते हमेशा। अब आपने सोचा एसएलएम लगाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आप एक पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर सपोज आरबीएम मेथड अप्लाई कर रहे हैं और आप एसएलएम की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप जो भी मेथड सेलेक्ट करें, कंसिस्टेंसी के साथ उसको अप्लाई करें। अगर आपको चेंज भी करना है तो उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। ये रीजन नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट बढ़ाना तो गलत है, अनएथिकल है कि आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेथड चेंज कर रहे हैं। मेथड चेंज जब किया जाता है जब आपको लगता हो कि वो चीज ऐसी है, जैसे आरबीएम उन पे लगता है जो टेक्नोलॉजिकल्स होते हैं या जो मोटर व्हीकल्स होते हैं जिनकी वैल्यू में चेंज बहुत आता है, जिनमें ऑब्सोलेंस के चांसेस बहुत होते हैं, जो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो चेंज हो रहे होते हैं। और एसएलएम कहाँ लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज पे लग रहा होता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई वैलिड रीजन है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कंसिस्टेंसी को कहता है एक मेथड लगा रहे हो हमेशा वही लगाना है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने 5% प्रोविजन पे रेट लगाया, किस पे, 5% रेट लगाया किस पे, प्रोविजन फॉर डॉगफुट एक्ट पे, प्रोविजन फॉर डॉगफुट एक्ट। अब आपने सोचा कि भाई क्या नाम है, 5% प्रोविजन का रेट लगा रहा हूँ, इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आपने सोचा आज के बाद मैं 1% लगाता हूँ। तो एक होता है इसका वैलिड रीजन, वैलिड रीजन ये कि बेडेड ही कम हो रहे हैं। पहले हम सोचते थे हमारे बेडेड ज्यादा होंगे, लेकिन हकीकत में हमारे बेडेड कम हो रहे हैं, हमारे रिसीवेबल पैसे दे देते हैं, इतने बेडेड नहीं होते, ठीक है फिर तो सही है। लेकिन अगर आप इसलिए चेंज करें कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, अगर एक मेथड अप्लाई कर रहे हो, अगर 5% प्रोविजन की परसेंटेज है तो 5% ही लगाओ, उसको चेंज नहीं करो। ये इसलिए ताकि कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, वरना हर साल आप नया नया मेथड लगा रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। वो जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा ना, हम कंपेयर करते हैं, फिर मजा नहीं आएगा, हर साल अलग अलग पॉलिसीज होंगी इस वजह से। तो पेपर में कोई भी सवाल आ जाए, हम कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, हम पहले एक तरीका यूज करते थे अब ये तरीका यूज नहीं कर रहे, तो ये किसके कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होगा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? ठीक। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप बताएं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि आपने काफी बार पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। जी बेटा। सर प्रूडेंस, जैसे हम बताएं बताएं बेटा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सर प्रूडेंस ये कहता है कि जैसे हमारी डेप्रिसिएशन होती है तो उसे हमें शुरू में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी एसेट को नॉन करंट एसेट को बाद में बेचेंगे तो हमें जिस प्राइस में हमने खरीदा होगा उस प्राइस में नहीं बिकेगा, वो उससे कम प्राइस में बिकेगा। तो सही। उससे जो हमें लॉस हो रहा है ना वो हम स्प्रेड कर दें और पहले लॉस रिकॉर्ड कर दें। एक्सीलेंट। प्रूडेंस कहता है एहतियात। जैसे अगर आपको पता चले कि भाई कराची में पानी खत्म होने वाला है 10 दिन के बाद, या आपको पता चले 10 दिन बाद खतरनाक जिल्ज़िला आने वाला है, या 10 दिन बाद तेज बारिश होगी, अभी जैसे आजकल चल रहा है ना पीपल्स पार्टी के दौर में कि बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो क्या करना चाहिए मुझे बताएं। जब बारिश होगी तब सोचें, या बारिश से पहले ही प्रिकॉशन कर लेने चाहिए, बारिश प्रिकॉशनरी से मेजर। बारिश से पहले आपको नाले साफ कर लेने चाहिए, आपको पानी का, बिजली का, पंपिंग स्टेशन का सबका बंदोबस्त कर लेना चाहिए, वरना बारिश हो जाएगी फिर तो सीन हो जाएगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है एहतियात, कि जो भी लॉस फ्यूचर में होना है, अभी नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा, उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर लो। क्या मतलब, उस लॉस को अभी से रिकॉर्ड कर लो। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप ड्राइंग ज्यादा नहीं करेंगे। आपको पता लग जाएगा मेरा प्रॉफिट हकीकत में ये है, अगर लॉस होता है तो इतना प्रॉफिट होगा, तो आप अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे। वरना क्या होगा, आप प्रॉफिट को कम नहीं करोगे तो आप ओवर स्मार्ट हो जाओगे। आपने कहा देखा जाएगा जब बारिश होगी,
फिर जब बारिश होगी तो ठीक ठाक आपको लॉस हो जाएगा और आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। इसी तरीके से जब वो लॉस होगा तो आपका प्रॉफिट फिर बहुत कम हो जाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे, सारी डिसीजन मेकिंग आपकी तितर बितर हो जाएगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जो भी फ्यूचर में लॉस होना है वो आज रिकॉर्ड करो। इसकी बड़ी एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ये नोट कर लें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट की माँ है ये। तो मैं एक मिनट ये लिख देता हूँ यहाँ पे चीजें, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे होते हैं उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस। आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगाते हैं, क्योंकि डाउटफुल डेट है ना, डाउटफुल फ्यूचर में होना है, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है? आपका प्रूडेंस। आपने भी इन्वेंट्री पढ़ा होगा, इन्वेंट्री को या तो कॉस्ट या फिर एनआरवी, दोनों में से जो लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं? एनआरवी का मतलब है एक्सपेक्टेड है, हमें इतने पैसे मिले, नेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये फ्यूचर का लॉस है, हम आज रिकॉर्ड करें। इन्वेंट्री, इसकी एंट्री नहीं होती, हम बस इन्वेंट्री की वैल्यू को रिवाइज कर देते हैं। तो इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी फ्यूचर का लॉस हो रहा है, हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस है। इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट और आपके एसेट कम होंगे और दुनिया को आपकी रियलिस्टिक पिक पता लगेगी। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होगी। यहां तक बातें क्लियर है बेटा? अच्छा जी, मैं इजी सी कॉन्सेप्ट पहले करा लेता हूँ, दैट ड्यूलिटी। ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों का अमाउंट सेम होता है। सर इसकी एग्जांपल, आप करेक्शन ऑफ एरर करते हैं, क्या करते हैं? फॉर सपोज मैंने परचेज रिकॉर्ड नहीं की, आप परचेज को करेंगे डेबिट और जो पेबल होता है उसको करेंगे क्रेडिट, और जो भी अमाउंट है वो दोनों में सेम लिखेंगे। ये क्या है? ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। इसको डुअल एस्पेक्ट भी कहते हैं, इसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, आपने कोई क्या नाम है, आपने सेल्स को बढ़ा दिया था, सेल्स को बढ़ा दिया था, तो ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक करने के लिए हम ये करते हैं, सेल्स को जाके डेबिट कर देते हैं और सस्पेंस को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप देखें बकायदा एक चीज को डेबिट भी कर रहे हैं, एक चीज को क्रेडिट भी कर रहे हैं, और दोनों का अमाउंट भी क्या होता है? सेम होता है। ये है डुअलिटी कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये प्रूडेंस जो कॉन्सेप्ट है इसका एक और नाम भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक मिनट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट भी सुना है आपने? अगर आपको याद है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर हमारे जो भी एक्सपेंसेस हो, हमारा रेवेन्यू दोनों इक्वल होने चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आपके जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं ना, जो भी आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, वो मैच होने चाहिए रेवेन्यू अर्नड फॉर दैट पीरियड। क्या मतलब? अगर आपने एक्सपेंस 12 महीने के लिखे हैं, मतलब आप इनकम स्टेटमेंट 12 महीने की बना रहे हैं, तो आपने सेल्स 12 महीने की लिखी होगी, परचेज 12 महीने की लिखी होगी, तो एक्सपेंस भी कितने महीने का आना चाहिए? 12 महीने का आना चाहिए। मतलब अगर आपने एक्सपेंस, क्योंकि हम कभी कभार क्या होता है, हम एक्सपेंस ज्यादा पे करते हैं, हम एक्सपेंस पे ज्यादा करते हैं क्योंकि समटाइम एडवांस पेमेंट होती है। और हकीकत में अगर हमारा हम सही पेमेंट करते हैं, प्रॉपर पेमेंट करते हैं, तो एक्सपेंस इनकर्ड हमारा क्या होता है? कम होता है। लाइक मैंने 12 महीने एक जगह ली रेंट पे, लेकिन रेंट में एडवांस देता हूँ 3-3-4 महीने का एक साथ देता हूँ, 3-3-4 महीने का एक साथ देता हूँ। ठीक है, तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि पूरे 12 महीने के अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, आपने दिसंबर के एंड में थोड़ा रेंट ज्यादा पे किया, मतलब 14 महीने का पे किया, और आपने जो जगह ली है, जो मतलब उस सर्विसेज जो ली है, वो सिर्फ 12 महीने की ली है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपने इनकम स्टेटमेंट में उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जितना आपका हक बनता है, मतलब जितना इनकर्ड हुआ है। तो इनकम स्टेटमेंट 12 महीने की, तो एक्सपेंस भी 12 महीने का जाएगा। तो आपने देखो हम प्रीपेड के एडजस्टमेंट करते हैं, उसके पीछे ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से समटाइम आप इनकम रिसीव ज्यादा करते हैं, मतलब लोग आपको पैसे ज्यादा देके जाते हैं, ठीक है, एडवांस पेमेंट देके जाते हैं, और आपका जो इनकम अर्न होता है वो आपका कम बनता है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है असल है इनकम अर्नड, नॉट इनकम रिसीव। हमें कैश को नहीं देखना। हम जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसके पीछे मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं, उसके पीछे हम कैश बेसिस पे नहीं बनाते कि एक्सपेंस उतना ही लिखेंगे जितना मैंने पे किया है या जो ट्रायल बैलेंस में किया है। नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, अक्रूड प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग। और इसका एक और नाम भी है अक्रूवल बेसिस, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब भी हम अक्रूड की प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करते हैं, इसके पीछे मैचिंग कॉन्सेप्ट है। दूसरा, कुछ हद तक डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे?
मुझे पता है मैंने एक चीज़ ली, मुझे 10 साल तक फ़ायदा देगी। मैंने एक नॉन करेंट एसेट लिया, वो 10 साल तक इक्वल बेनिफिट देगा। तो आपने देखा होगा हम उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि पूरी की पूरी कॉस्ट पहले साल एक्सपेंस में जाके लिखते हैं। हम उसकी कॉस्ट को इक्वली 10 साल में स्प्रेड करते हैं, अगर वो इक्वली हमें बेनिफिट दे रहा है। इसके पीछे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट है। वैसे मेन कॉन्सेप्ट प्रूडेंस है बेटा, प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट प्रूडेंस है। मेन कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन फिर जब उसको हम जब से हमको जब अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हो तो मैचिंग का ख्याल करते हैं। लाइक मैंने आपको कंप्यूटर व्हीकल की एग्ज़ाम्पल दी, वो शुरू में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। कंप्यूटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, शुरू में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बाद में उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है, इतने फ़ायदे नहीं देते। तो हम शुरू में ज़्यादा डेफिसिट रिकॉर्ड करते हैं, बाद में कम करते हैं, ताकि फ़ायदा और एक्सपेंस क्या हो, मैच हो जाए। प्रोविज़न फॉर डॉट फॉर डेट के पीछे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हम इंक्रीज़-डिक्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हमारी सेल्स में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो हमारे रिसीवेबल में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा, तो हमारे शक में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो हम जिस साल की सेल्स होती है, उसी स उस साल उस उससे रिलेटेड जितने भी ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जितना भी इज़ाफ़ा होता है, वो उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं, अगले साल में नहीं करते, ताकि हमारी इनकम और एक्सपेंस मैच हो जाए। अगर हमारी सेल्स में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इट मीन्स हमारे डाउटफुल डेट में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों एक-दूसरे से क्या हो, मैच हो। ऐसा नहीं हो कि इनकम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2011 में और उससे रिलेटेड एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 2012 में। ठीक है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की मेन एप्लीकेशन क्या है? एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट। जितनी भी एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट होती है, उस पे मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा होता है। और समहाउ सेकेंडरी नंबर पे डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डॉट फॉर डेट पे भी मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? इज़ देयर एनी इश्यू? ओके, चलें अब आ जाएँ मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये क्या है? देखिए, मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मटीरियल होती हैं। मतलब अगर उनको आप इग्नोर करेंगे, उनके बारे में नहीं बताएँगे, तो डिसीज़न मैटर कर सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप किसी को गाड़ी बेच रहे हैं। अब गाड़ी के शीशे पे एक बहुत बड़ा स्क्रैच है, आपकी जो गाड़ी का फ्रंट का शीशा है, उसपे बहुत बड़ा स्क्रैच है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्या बोलते हैं, जिसको आप बेच रहे हैं, कि गाड़ी के शीशे पे बहुत बड़ा स्क्रैच है। वो उसको देख सकता है, उसको नज़र आ रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात है, जो उसको सामने नज़र नहीं आ रही, ठीक है? और आपको लगता है आपकी गाड़ी में ये फ़ॉल्ट है, तो एथिकली अच्छा ये होता है कि आप उसको वो चीज़ बताएँ, डिस्क्लोज़ करें। अगर आपने वो चीज़ उसको डिस्क्लोज़ नहीं की, तो बाद में हो सकता है आपकी रिलेशनशिप उसके साथ क्या हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है ना? फॉर सपोज़ आपकी गाड़ी पे आपने वो करवाया था, पूरा कलर नया करवाया था, पूरा कलर नया करवाया था। समहाउ वो पता लग जाता है, वो उसका बायर का अपना फ़ॉल्ट है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसको ये चीज़ बताएँ। अगर आपने ये चीज़ उसको नहीं बताई और उसने गाड़ी खरीद ली, तो हो सकता है उसके दिल में आपके लिए फिर बुरी बातें आएँ, वो दोबारा आपके पास नहीं आए। तो बताने का मतलब है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मटीरियल होती हैं, जो डिसीज़न मेकिंग मैटर कर सकती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या नाम है, मैं आपको कपड़ा बेच रहा हूँ, ठीक है ना? आपको कपड़ा चाहिए जो जापान का बना हुआ हो, आपको कपड़ा चाहिए जो अमेरिका का बना हुआ हो, मेड इन जापान और मेड इन अमेरिका हो। आपको कपड़ा पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अगर कपड़ा बेचते वक़्त मैं आपको जो है क्या नाम है, ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करता, ये कहाँ का है, ये जापान का है या अमेरिका का, और पाकिस्तानी कपड़ा बेच देता हूँ, तो ये मेरे लिए मसला करेगा। मेरा रिलेशन आपके साथ क्या होगा, खराब होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे डिस्क्लोज़ करनी होगी, बतानी होगी। ठीक है? बाकी छोटी-मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, पैकिंग कैसे होगी, फलाँ होगी, तो वो ज़रूरी नहीं है। मेरे एग्ज़ाम्पल में भी मेरे ज़हन में भी कोई ख़ास बात नहीं आ रही, तो थोड़ा हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट आपको परेशान करूँ, लेकिन मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ। मल्टीलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उनको डिस्क्लोज़ करना चाहिए। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, प्रोपोज़ डिविडेंड। प्रोपोज़ डिविडेंड हम रिकॉर्ड नहीं करते सोशी के अंदर, अगर आपको पता हो। कंपनी के अंदर हम सोशी के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, भले आप रिकॉर्ड नहीं करो, लेकिन इसको अलग से दिखाओ। जब आप ए2 में आएँगे ना, तो हम आपको एक बाकायदा नोट लिखाना सिखाएँगे कि प्रोपोज़्ड डिविडेंड कितना अनाउंस हुआ। सर क्यों सर? जब रिकॉर्ड नहीं करते तो अलग से हम बताएँ क्यों? क्योंकि लोग बिज़नेस में पैसा लगाते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे होते हैं। उनका डिसीजन मैटर करता है। क्योंकि अगर उनको पता होगा फ्यूचर में इतना डिविडेंड मिल रहा है, तो वो बाकायदा उस कंपनी में पैसा लगाएँगे। और उनको पता होगा अगर फ्यूचर में कोई डिविडेंड नहीं मिलना या कम मिल रहा है, तो वो पैसे नहीं लगाएँगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोपोज़ डिविडेंड इवन दो हम सोशी में नहीं लिखते, लेकिन आप ए2 में जब आएँगे तो हम बाकायदा एक नोट्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट एसएफपी के बाद बनते हैं, उसमें हम शो करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और बात,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप जिस तरीके से लिखे मैटर नहीं करता। लाइक एग्जांपल देता हूँ, हमने चाय का खर्चा किया, हमने जो है क्या बोलते हैं, चाय के अलावा हमने पकौड़े का खर्चा किया, रिफ्रेशमेंट मंगवाया। तो इनकम स्टेटमेंट में अलग से कोई एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेशमेंट, चाय, बिस्किट, हम क्या करते हैं, ये सारे छोटे मोटे खर्चे एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे छोटे मोटे खर्चे उस नाम से लिख देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से क्या कर देते हैं, मर्ज करके लिख देते हैं। क्योंकि ये बताना जरूरी नहीं है कि इसमें से कितना बिस्किट में लगा था, कितना चाय पे लगा था, कितना पकोड़े पे लगा था, कितना समोसे पे लगा था। जो लोग हमारे कंपनी, हमारे अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमें लगता है ये इन्फॉर्मेशन इमटेरियल, इसलिए एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपने लूज टूल्स पढ़ा होगा, लूज टूल्स पढ़ा होगा। लूज टूल्स पे अमूमन आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, एसएलएम या आरबीएम नहीं लगा रहे होते। एसएलएम और आरबीएम नहीं लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि लूज टूल की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू आइटम होते हैं, जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट फूट हो जाते हैं, और बहुत स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसके लिए क्या करते हैं, दो पॉलिसी यूज करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आइडिया देता हूँ। एक तो ये पॉलिसी हम यूज करते हैं, भाई इसको एक्सपेंस में लिख दो। फॉर सपोज आपने कोई पेचकस खरीदा है 200 रुपए का, आपने कोई प्लास खरीदा है 300 रुपए का, आपने कोई स्क्रू ड्राइवर खरीदा है 300 रुपए का, इतनी छोटी रकम है, अरबों रुपए का आपका बिजनेस है, तो आप जो उठा के इसको एक्सपेंस में लिखते हैं। ठीक है, और एक तरीका ये है कि लूज रूल्स को आप क्या करें, जो आपने मेथड सीखा था रिवैल्यूएशन, ओपीडीसी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग, आप रिवैल्यूएशन मेथड क्या करें, अप्लाई करें। नॉर्मली इस पे एसएलएम आरबीएम नहीं लग रहा होता, इसको भी आप एक हद तक कह सकते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन। ठीक, फोटोकॉपियर मशीन क्या है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, फोटोकॉपियर मशीन क्या है, नॉन करंट एसेट है। एक एक बिजनेस है, वो फोटोकॉपियर मतलब वो क्या करता है, फोटोकॉपी का काम करता है। मैं उसकी शॉप पे क्या होता है, नोट्स वगैरह फोटोकॉपी होता है। वो क्या करेगा, जितनी भी फोटोकॉपियर मशीन है उनको नॉन करंट एसेट ट्रीट करेगा। क्या ट्रीट करेगा, नॉन करंट एसेट ट्रीट करेगा, और प्रॉपर्ली डेप्रिशिएट भी उनको करेगा, क्योंकि उसके मेन नॉन करंट एसेट क्या है, फोटोकॉपियर है, उसके जरिए उसका सारा काम हो रहा है। ठीक है, और उसका बिजनेस, उसके एसेट की वैल्यू कितनी होगी, लाखों में होगी। लेकिन मैं आपको बात कर, एक एयरलाइन कंपनी है, एक एयरलाइन कंपनी है, वैसे वो फोटोकॉपी मशीन नहीं रखती। उस एयरलाइन कंपनी के पास जहाज खड़े हुए हैं, अरबों रुपए के, करोड़ों के जहाज खड़े हुए हैं। उसने एक फोटोकॉपियर मशीन खरीदी 40,000 रुपए की। उसके पास जितने भी नॉन करंट एसेट हैं वो सारे उसके हैं, क्या बोलते हैं, अरबों के, और क्या नाम है, करोड़ों के उसके पास क्या नाम है, मशीनरी खड़ी हुई है, करोड़ों की। कोई मशीनरी करोड़ से कम की नहीं है। उसने एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी 40,000 रुपए की, और उसने उठा के जाके उसको लिख दिया एक्सपेंस में। क्या ख्याल है, ये उसने सही किया? इससे कोई फर्क पड़ता है लोगों को? अगर वो नॉन करेंसी में 40,000 लिखता, क्या उससे कोई फर्क पड़ता? मेरी बात समझी नहीं। देखें, उसके पास जितने भी नॉन करंट एसेट है सारे करोड़ों में आ रहे हैं, 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के, 3 करोड़ के। कहाँ 3 करोड़, कहाँ 40,000 रुपए। वो चाहे उसको नॉन करंट एसेट में लिखे, चाहे एक्सपेंस में लिखे, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40,000 कोई माना नहीं रखता। आप 40,000 को जरा डिवाइड करें 1 करोड़ से, कितना परसेंट बनता है? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, ये पेपर में सवाल आ सकता है कि एक एयरलाइन कंपनी फोटोकॉपियर मशीन को एक्सपेंस में रिकॉर्ड करती है, और एक ऐसी कंपनी जो नोट्स का और पब्लिशिंग हाउस है, मतलब पब्लिशिंग का काम करती है, नोट्स बनाती है, कराची में बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस हैं, वो फोटोकॉपियर मशीन को नॉन करेंसी में लिखते हैं। इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें मटेरियल कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि जो पब्लिशिंग कंपनी है, जो किताबें वगैरह पब्लिश करती है, उसका मेन नॉन करेंसी क्या है, फोटोकॉपी। तो उसके पास फोटोकॉपियर की कई मशीनें होंगी, तो उसको बकायदा वो नॉन करेंसी रिकॉर्ड करता है। और जो एयरलाइन कंपनी है, उसने फोटोकॉपियर मशीन ऐसे ही खरीदी है, तो वो सपोज 40 छोड़ दें, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 20,000 की खरीदी है। या उसने कोई प्रिंटर खरीदा है, छोड़ दें इसको, प्रिंटर खरीदा है कोई 10,000 रुपए का। उसके पास करोड़ों के, अब क्या नाम है, जहाज आ रहे हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 80 करोड़, इतने के उसके पास जहाज है, अरबों रुपए के। कहाँ 10,000 रुपए और कहाँ 1 अरब 1 करोड़, कितनी बड़ी रकम है। तो वो क्या करेगा, उस प्रिंटर को क्या करेगा, उसको एक्सपेंस में जाके लिख देगा। यहां तक बात क्लियर होगी मेरी, कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, चलिए जी। अब आते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि सर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
ये अभी ऐड हुआ है मेरे ख्याल से शायद आपके कोर्स में। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चलो लॉस तो तुम रिकॉर्ड कर लेते हो, शक भी है रिकॉर्ड कर लेते हो। ये कहता है इनकम को तभी रिकॉर्ड करना जब कंफर्म हो जाए, जब पक्का हो जाए, तब आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है। आपके पास एक डेटर आया और आपको एडवांस में पैसे देके चला गया कि भाई मैं ये चीज आपसे खरीदूंगा, क्या ख्याल है, क्या करें? सेल्स को क्रेडिट कर दें डायरेक्ट? सर आपने अभी इसको सामान बेचा नहीं। जब आप सामान बेचेंगे तब आप करना, जब बाकायदा आपका राइट क्रिएट हो जाए। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ जो आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैं गाइड कर देता हूँ। एक चीज है वो आप इंशाल्लाह एज में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। सेल्स ऑन अप्रूवल भी इसको कहते हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल भी कहते हैं, और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस भी कहते हैं। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस भी कहते हैं। पहले जरा और से सुन लें, फिर मैं बताता हूँ ये क्या होती है। हमारे पास क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस है ना, आपके बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, पेप्सी हो गया, यूनिलीवर हो गया, लेस चिप्स हो गया, ये लोग जब किसी रिटेलर को माल देते हैं ना, किसी भी रिटेलर को माल देते हैं, फॉर सपोज 1 लाख का, 2 लाख का, तो समटाइम रिटेलर क्या करता है, रिलक्टेंट होता है माल लेने के लिए, वो नहीं लेता माल इनसे। वो बोलता है सर मैं आपसे पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, और नहीं बिके तो आपको पैसे दे देता हूँ, और कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर हो गई, नहीं बिकी तो। ऐसा है या नहीं है? मैंने एक शॉप खोली, मेरे पास एक आ गया वो पॉट्स वाला, बर्तन वाला, और मुझे कहा ये बर्तन रखें और इसको बेचें। मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए और बर्तन रख लिए। अब वो नहीं बिके तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल बिजनेस हैं, ये रिटेलर्स को देते हैं माल सेल्स ऑन अप्रूवल पे, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे। क्या मतलब, ये उसको माल देते हैं और बोलते हैं पैसे मत दो, अभी अपनी दुकान में माल रखो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। महीने के बाद हम आएंगे, हमने तुम्हें दिए 1000 बोटल्स, कितनी दी है, 1000 बोटल्स, 1000 में से 100 बोतल बिक गई, जितनी बोतलें बिक गई उनके पैसे दे देना। हम वो बोतल आपको और देते जाएंगे और आप उनके पैसे दे देना। जितना माल कम हो जाएगा हम आपको वो माल दे जाएंगे, उसके पैसे दे देना। मतलब हम आपसे पैसे अभी नहीं ले रहे, आप परेशान नहीं हो। अगर हमारा माल बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो हम वापस दे देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। आप हमारा माल लें और दुकान में बेचें, हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके पास आएंगे, जितना माल बिक गया होगा उसके पैसे आप पे कर देना, जो नहीं बिका हो आपकी मर्जी, अगर रखते हैं तो आगे बेचें, नहीं तो हम ले जाएंगे। इसको कहते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल। तो इसके बारे में हुक्म ये रिलेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपने सेल्स तब रिकॉर्ड करनी है। फॉर सपोज मैं पेप्सी हूँ, मेरी पेप्सी की कंपनी है, मैंने मैक्स बचत पे, दाऊ सुपर पॉइंट पे जाके पेप्सी की बोतल्स रखवाई, और इसी सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे, तो मैं सेल्स तब रिकॉर्ड करूंगा जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो बोतल वहां से बिक चुकी है। अगर वो बोतल वहां से नहीं बिकी, लॉकडाउन हो गया, उनकी 1 महीना दुकान बंद है, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा सेल्स, इवन तो वो मेरे पोजीशन में नहीं है, वो उसके पास खड़ी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब कंफर्म हो जाए। कभी कभार ये होता है कि हम सामान सेल कर देते हैं लेकिन डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। जैसे ही वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, हमारी पोजीशन से चला जाता है, अब वो डिलीवर की कस्टडी में, कस्टमर की कस्टडी में आ गया है, तो हम क्या कर देते हैं, वो सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये है रिलेशन कॉन्सेप्ट। मतलब इनकम को तब रिकॉर्ड करना जब कंफर्म हो जाए, जब डाउट हो तब रिकॉर्ड नहीं करना, जब शक हो तब रिकॉर्ड नहीं करना। ये है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यहां तक कोई सवाल बेटा? जिससे में जाने, माशाल्लाह से एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, मैं पढ़ा दूं अगर जिसम में जान हो तो, एनर्जी हो तो। आई होप कि आप बहुत सुबह से गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न को इन शॉर्ट में एक वर्ड बोलूं तो कंटिन्यूड। ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो, हम जितनी भी हमने अब तक अकाउंटिंग की है उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आप अकाउंटिंग करो, आप ये देखो कि वो बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है। क्या मतलब, क्या वो बिजनेस साल से ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने भी बिजनेस कायम होते हैं, जितने भी बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं, कोई बिजनेस 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नहीं बनता। हर बिजनेस ये सोचता है कि हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे, लॉन्ग टर्म काम करेंगे, जब तक जिंदगी है, जब तक जान है। हर बिजनेस ये सोचता है। एक सोल्डर बिजनेस स्टार्ट करता है वो भी ये सोचता है, पार्टनर स्टार्ट करता है वो भी ये सोचता है, कंपनी स्टार्ट करता है वो भी सोचती है। एटलीस्ट हर बंदा ये सोचता है 1 साल से ज्यादा चलाऊंगा। सर समझ में नहीं आया, जरा सुन लें। देखें, आपने आपने इन्वेंट्री खरीदी, आपने इन्वेंट्री खरीदी, ठीक। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ।
आपने जो है आपने स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, और आपने मशीनरी खरीदी। स्टेशनरी को कहाँ लिखते हैं? अगर हमने खरीदी और यूज हो गई, कहाँ लिखेंगे उसको? इनकम स्टेटमेंट में या एसओएफपी में? हमने 1 लाख की स्टेशनरी खरीदी और कुछ भी नहीं बचा साल के एंड पे, कहाँ लिखेंगे उसको? हम एक्सपेंस में लिखेंगे उसको, ठीक है बेटा। स्टेशनरी हमने खरीदी, पेन पेंसिल ये सारा और यूज हो गया, हम जाके उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। और मशीनरी को हम कहाँ लिखते हैं बेटा? एसओएफपी में या इनकम स्टेटमेंट में? एसओएफपी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये मशीनरी हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, इसको जाके हम क्या करते हैं? एसओएफपी में लिखते हैं। तो ये इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेरा बिजनेस कम से कम एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा चलेगा, और उसका रीजन ये, इसीलिए तो आप एसओएफपी बना रहे होते हैं। हर वो बिजनेस जो एसओएफपी बना रहा है, वो बेसिकली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है। क्या मतलब? वो जितने भी खर्चे करता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। अगर वो खर्चा करंट ईयर का है तो वो उसको क्या करता है? उस करंट ईयर के खर्चे को जाके एक्सपेंस में लिखता है, अगर उसको लगता है। अगर वो खर्चा उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो उस खर्चे को कहाँ शो करता है? एसओएफपी में शो करता है एज अ नॉन करंट एसेट, ठीक है। अगर उस खर्चे का फायदा अगले साल मिलना है, मतलब इस साल नहीं अगले साल मिलना है, तो उसको जाके वो करंट एसेट में शो कर रहा होता है, एज अदर रिसीवेबल शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो हर वो बिजनेस जो एसएफपी बनाता है, अब तक आपने जितनी भी एसएफपी बनाई है, जितनी बिजनेस, जितने भी सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जितने भी आपने सवाल किए, सब में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगा है बकायदा। तो हर वो बिजनेस जो बकायदा सफबंदी कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, नॉन करंट एसेट अलग, करंट एसेट अलग, नॉन करंट लायबिलिटी अलग, करंट लायबिलिटी अलग, वो सब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है जिस पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ये A2 में पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं नाम लिख देता हूँ उसका। उसका नाम है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बिजनेस में हम कभी भी एसएफपी नहीं बनाते। जॉइंट वेंचर बिजनेस में हम कभी भी एसएफपी नहीं बनाते, कभी भी नहीं बनाते। और अमूमन जब हम प्रॉफिट मालूम करते हैं ना, प्रॉफिट, ठीक है ना, जब हम प्रॉफिट मालूम करते हैं, मैंने फॉर सपोज फॉरेन कंट्री में गया, अमेरिका गया, और वहां की किसी के बिजनेस के साथ मैंने जॉइंट वेंचर कर दिया 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो गौर से सुनना, वैसे जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम वो एक्सपेंस जाके लिखते हैं जो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। आपने अभी तक जितनी भी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मशीनरी हो गया और आपके पास जितने भी वो हो गए, आप डेप्सन रिकॉर्ड करते हैं और बाकी कहाँ शो करते हैं? बाकी आप वहां शो करते हैं, एसएफपी में शो करते हैं। लेकिन ज्वाइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट वेंचर में स्टेशनरी हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे इक्विपमेंट हो, सबको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, सबको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, सबको। एसएफपी बनती ही नहीं। तो हर वो बिजनेस जहां एसओएफपी बनती है, वहां गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हर वो बिजनेस, अच्छा एक और चीज, आप क्या करते हैं? पूरा नॉन करंट से एक्सपेंस में नहीं लिखते, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो ये भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने इस साल फायदा उठा लिया थोड़ा बहुत, वो हम लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। बाकी फायदा हमें अगले साल मिलना है, वो हम शो करेंगे एसओएफपी में, यानी बुक वैल्यू। जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता। जितनी भी उसकी कॉस्ट है, आप सारी जाके उसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं। और इसमें कुछ बातें वो इंशाल्लाह फिर भी बताऊंगा। तो ये क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो डेप्रिसिएशन पे भी लग सकता है। पर एक बात सुनिएगा, अगर पेपर में सवाल आ जाए डेप्सन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है और कोई एक सिलेक्ट करना हो, तो हमेशा प्रूडेंस को तरजीह देनी है। प्रूडेंस मेन कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके बाद बाकी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बाकी मल्टीपल ऑप्शन आ जाए, मल्टीपल ऑप्शन आ जाए कि डेप्सन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, 4 ऑप्शन है और आपको उन 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि 1 2 3 करके फिर ए में बोलता है 1 एंड 2, बी में बोलता है 1 2 3, सी में बोलता है 1 एंड 4। उस सूरत में फिर डेप्सन पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी लगता है, मैचिंग भी लगता है और प्रूडेंस भी लगता है, ठीक है। फिर बेटा मैचिंग पे क्लिक करना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि हम डेप्रिसिएशन को अलग लिखते हैं और जो बाकी वैल्यू बच गई उसको अलग लिखते हैं, एसएफ में शो करते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो सवालात मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, इसकी जो है क्या नाम है, आप जो है वो स्टडी कर लीजिएगा। 1 मिनट सब्र करें।